नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर के साथ। अगले कुछ दिनों में इन्फोसिस के फाउंडर दिग्गजों की कंपनी में वापसी हो सकती है। जी बिजनेस से खास बातचीत में कंपनी के पूर्व सीएफओ वी बालकृष्ण ने कंपनी के मौजूदा बोर्ड के इस्तीफे की मांग की है। खबर यह भी है कि इन्फोसिस को वापसी पटरी पर लाने के लिए नंदन नीलेकनी को अगले कुछ ही दिनों में कमान के लिए वापस लाया जाएगा। 1981 में जिन 7 लोगों ने पुणे में इन्फोसिस की नींव रखी थी, अब 36 साल बाद संकट की घड़ी में वही टीम इन्फोसिस को विवादों के दलदल से निकालने वापस आ सकती है। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के पूर्व सीएफओ ने मौजूदा बोर्ड पर धावा बोलते हुए यह दावा किया कि पुराने खिलाड़ी फिर पिच पर आ सकते हैं। बोर्ड, if they address all the governance issues at the right time, probably will not be facing this situation at all. So without proper governance, I don't think any company can succeed, even if you are the greatest of the CEO. So I think first you have to fix the governance issues. Probably they'll be able to attract a good CEO and they should be able to move on. जो आरोप विशाल सिक्का और कंपनी के मौजूदा बोर्ड ने नारायण मूर्ति पर लगाए थे, उसका करारा जवाब कंपनी के ओल्ड गार्ड ने आज दिया। बालकृष्णन ने दावा किया कि विशाल सिक्का ने कंपनी के लिए उटपटांग टारगेट सेट किए और पूरे बोर्ड को ही इस्तीफा दे देना चाहिए। So what the board has done is, they, in order to hide their failures, they have just blamed the founder and told him that is the reason for all the mess. That is not true. I think the board has not risen to the occasion. That is why I am saying that they should take the responsibility and we need to restructure the board. उधर बाजार में खबर ये भी गर्म है कि नंदन नीलेकनी इसी हफ्ते के अंत तक वापस कंपनी में आ सकते हैं। ये खबर सबसे पहले जी बिजनेस से बुधवार सुबह ही चला दी थी। उन्होंने और साथ में कुछ बड़े फंड मैनेजर, इन्होंने मिलकर एक चिट्ठी भेजी है इन्फोसिस बोर्ड को और साफ तौर पे कहा है कि नंदन, अब जो नई नियुक्ति हो रही है उसी के साथ साथ नंदन नीलेकनी को वापस कंपनी के अंदर लाया जाए। दरअसल नीलेकनी की वापसी की मांग उठाई इन्फोसिस में लगभग 22% हिस्सा रखने वाले घरेलू वित्तीय संस्थानों ने। इन निवेशकों के करीब 45,000 करोड़ रुपए दांव पर हैं और इनकी मांग है कि स्थिरता के लिए नीलेकनी को वापस लाया जाए। इन्फोसिस में इस्तीफा का ड्रामा शुरू हुए 5 दिन हो गए हैं। बेंगलुरु में जहां पीपल ईट, स्लीप और ब्रीथ आईटी, हर जगह इन्फोसिस का ही चर्चा चल रहा है। लेकिन आज सुबह 8 बजे से जब जी बिजनेस ने ये रिपोर्ट चलाया कि नंदन नीलेकनी शायद कंपनी को नेक्स्ट हेड करेंगे, तब से एक उत्साह सा छा गया है कि शायद ये अनसर्टेनिटी का दौर जो है वो जल्द ही खत्म हो जाएगा। बेंगलुरु में वीडियो जर्नलिस्ट तारका रामपोगरी के साथ निश्चिता, जी मीडिया। विशाल सिक्का के सीईओ पद छोड़ते ही निवेशक सख्ते में आ गए थे और उनकी हैरानी इन्फोसिस के शेयर भाव में भी दिखी थी। 2 दिन में ही इन्फोसिस जैसे दिग्गज शेयर 15% टूट गया था, लेकिन आज शेयर में भरोसा लौटता दिखा है और वजह है कंपनी की को फाउंडर नंदन नीलेकनी की वापसी की खबरें। आखिर नीलेकनी की दावेदारी क्यों मजबूत है और निवेशकों को भी उन पर क्यों भरोसा है, आइए जानते हैं। इन्फोसिस के को फाउंडर, इन्फोसिस के पूर्व सीईओ, सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट UIDAI के पूर्व चेयरमैन नंदन नीलेकनी पहचान के मोहताज तो कतई नहीं है। नारायण मूर्ति के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक नंदन नीलेकनी कंपनी की नब्ज पहचानते हैं। नीलेकनी मूर्ति समेत सभी प्रमोटरों के करीबी हैं। क्लाइंट्स और शेयर धारकों को उन पर भरोसा है, इसीलिए नीलेकनी कंपनी में फिलहाल हर मर्ज की दवा देख रहे हैं। मैसूर में जन्मे नंदन नीलेकनी ने 1978 में पटनी कंप्यूटर से करियर की शुरुआत की थी और 3 साल बाद ही नारायण मूर्ति के साथ जुड़कर उन्होंने इन्फोसिस की नींव रखी और इस कंपनी को सिलिकॉन वैली में बुलंदियों तक पहुंचाया। मार्च 2002 से 2007 तक उन्होंने सीईओ का पद भी संभाला। उनकी काबिलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके कार्यकाल के दौरान इन्फोसिस की आय 6 गुना बढ़ी और शेयर में 320% का उछाल देखने को मिला। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में खामी को लेकर विशाल सिक्का समेत पूरे बोर्ड पर सवाल उठे। ऐसे में नीलेकनी जैसे दिग्गज प्रमोटर की तरफ DIIs और दिग्गज फंड मैनेजर्स का उम्मीद से देखना लाजमी था। यही नहीं, नीलेकनी परिवार की इन्फोसिस में 2.29% हिस्सेदारी भी है। साथ ही एक और बात नीलेकनी के पक्ष में है, वो है उनकी उम्र। नीलेकनी अभी 62 साल के हैं। ऐसे में अस्थिरता के दौर से गुजर रही इन्फोसिस को लंबे वक्त तक सेवाएं दे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आखिरी घंटे में आई शानदार खरीदारी से बाजार में बहार आ गई और निफ्टी 9,850 के पार बंद हुआ है। सेंसेक्स में भी करीब 350 अंकों की तेजी रही है। बाजार को कहां से सपोर्ट मिला है और जानकार क्या राय दे रहे हैं, आइए देखते हैं। विदेशी संकेत बेहतर थे। दिन के दौरान अच्छी खबरें आई और आखिरी घंटे में बाजार की रफ्तार बढ़ गई। करीब 1% की तेजी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी आज दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुए हैं। सेक्टर्स की बात करें तो रियल्टी, सरकारी बैंक और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। बाजार ने आज दम दिखाया। हालांकि बाजार के जानकारों का मानना है कि खतरा अभी टला नहीं है। हालांकि उनका ये भी मानना है कि अच्छे शेयरों में ज्यादा गिरावट खरीदारी का मौका होगा। हमारा व्यू यही है कि 9700 एक सपोर्ट है जो टेम्पररी जून का टॉप था और वहां से आपने इरेशनल एक्सुबरेशन से 500 पॉइंट ऊपर कर लिए और अब आपके पास जब रियलाइजेशन आएगी तो यू कैन ट्रेंड टुवर्ड्स 95 फर्स्ट एंड देन वी थिंक 9200 बाय द एंड ऑफ सितंबर। इन दिस पर्टिकुलर करेक्शन वी आर पिकिंग अप आई थिंक कंपनीज फ्रॉम ऑटोमोबाइल सेक्टर कि जहां पे एक भरोसा ज्यादा है ग्रोथ कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर बिजनेस के अंदर। दूसरी तरफ जो निगलेक्टेड वैल्यूएशन के साथ में टू व्हीलर कंपनीज अवेलेबल है उसके ऊपर एक भरोसा ज्यादा बनता है बिकॉज द रियल इफेक्ट ऑफ मॉनसून एंड 7th पे कमीशन हाइक आई थिंक इज नाउ परकोलेटिंग इनटू द इकोनॉमी। शेयरों की बात करें तो बाजार में आज का हीरो रहा इन्फोसिस। नंदन नीलेकणी की कंपनी में वापसी की खबरों से निवेशकों का कंपनी पर भरोसा बढ़ गया और शेयर 2% की तेजी के साथ 900 रुपए के करीब पहुंच गया। लेकिन संजीव भसीन का मानना है कि सीईओ को लेकर सफाई आने तक शेयर से दूर रहना चाहिए। स्टे अवे। 1000 रुपए पे सस्ता था और फिर 900 हुआ, 870 है। अगर यहाँ ही 2-3 दिन रखा और कोई ज्यादा उस पे क्लैरिफिकेशन नहीं आई तो रिलीफ रैलीज आएंगी, बट वी थिंक यू कुड गेट लेवल्स क्लोजर टू 800 एंड बिलो। निफ्टी के कुछ और चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो इंडिया बुल्स हाउसिंग में 4% की तेजी रही। वहीं अदानी पोर्ट्स, टाटा स्टील और डॉक्टर रेड्डीज में 2.5% तक की तेजी रही। वहीं गिरने वाले शेयरों में टेक महिंद्रा, टाटा पावर, भारती इन्फ्राटेल और आयशर मोटर्स सबसे आगे रहे, जहां 1 से 2% की कमजोरी दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुछ और खबरों में, घर का राशन आप खरीदना चाहते हैं तो जल्द खरीद लीजिए क्योंकि आने वाले वक्त में तेल और दालें महंगी हो सकती हैं क्योंकि अगस्त में अब तक मानसून की रफ्तार काफी धीमी रही है। जून जुलाई में अच्छी बारिश के बाद इस महीने बारिश सामान्य से 20% कम हुई है। प्रमुख खेती वाले राज्यों में 8 से 29% तक इसमें कम दर्ज की गई है। इस सीजन में अब तक उत्तर प्रदेश में सामान्य से 26% कम, पंजाब में 17%, हरियाणा में करीब 29%, मध्य प्रदेश में 23% और महाराष्ट्र में 8% कम बारिश हुई है। 9 राज्य ऐसे हैं जहां सामान्य से कम बारिश हुई है जबकि 19 राज्यों में अब तक सामान्य बारिश हुई है। तो भले ही अगस्त में मानसून की रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ी हो लेकिन मौसम विभाग अब भी सामान्य मानसून के अनुमान पर कायम है। आईएमडी के एडीजीएम डीएस पाई के मुताबिक आगे मानसून में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। अभी तक मैंने जैसे बताया 95% और हमारा फोरकास्ट है 98 ±4। तो एज पर अवर फोरकास्ट है अभी फर्दर इंप्रूवमेंट होगा रेनफॉल, तो इसलिए अभी भी हमारा जो 98 ±4 फोरकास्ट अभी भी ये होल्ड गुड। उधर जेपी के खरीदारों को अब सुप्रीम कोर्ट से ही कोई उम्मीद है। 10 साल से घर का इंतजार कर रहे घर खरीदारों ने जेपी इंफ्राटेक के एनसीएलटी में जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी है। खरीदारों का कहना है कि अगर कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू हुई तो घर मिलने की उनकी रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। जब आशियाने का सपना टूटता है तो गुस्से का गुबार कुछ यूं फूटता है। जेपी बिल्डर्स के खरीदारों के बेकाबू होने की ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं हैं। अब इस गुस्से ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। जेपी के ग्रेटर नोएडा 133 में केंसिंगटन पार्क के 24 खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट में जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ शुरू की गई इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया को रोकने की अपील की है, जिसकी सुनवाई कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया JS खेहर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ करेंगे। इसमें से ज्यादातर खरीदारों ने बिल्डर को 90% का पेमेंट कर दिया है। 10 साल बाद भी लोगों को उनका घर नहीं मिला है।
घर खरीदारों का कहना है कि अगर जेपी इंफ्राटेक दिवालिया होगी तो ना उन्हें घर मिलेगा और ना ही रिफंड, और जिंदगी भर लोन की ईएमआई भरेंगे सो अलग। नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत सबसे पहले बैंकों का बकाया चुकाने पर फोकस होगा, जबकि खरीदारों के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। खरीदारों का कहना है कि जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया उनके साथ अन्याय है। इस महीने जेपी वेस्ट टाउन के सैकड़ों खरीदारों ने बिल्डर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था। कंपनी के एमडी मनोज गौड़ ने उन्हें भरोसा भी दिया कि वो उनके पैसे डूबने नहीं देंगे, लेकिन खरीदार बिल्डर के बजाय सरकार से इस बारे में ठोस कदम की मांग कर रहे हैं। जी बिजनेस भी लगातार घर खरीदारों के हक की आवाज उठाता रहा है। जी बिजनेस सवाल पूछता है कि बिल्डर की गड़बड़ियों का खामियाजा घर खरीदार क्यों भुगतें? क्या ये मान लिया जाए कि घर खरीदारों के पैसे डूब गए? क्या केंद्र या राज्य सरकार इस मामले में दखल देगी? घर नहीं मिला तो भी क्या ईएमआई चलती रहेगी? 2010 से हम लोग पैसा देकर यहाँ बैठे हुए हैं जेपी में। नाम सुन करके गए थे कि भाई बड़ी कंपनी है, देगी, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, बट आज तक हम ताला लेके तो घूम रहे हैं, लेकिन उस ताले को कहाँ लगाएं आज तक समझ में नहीं आया है। वो हमारे साथ ही घूम रहा है और हम थक गए हैं ये ताला लेकर के घूम करके। अब बस आज हमने एक अर्जी डाली है अपने सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई है कल, और हम वहाँ से ही सारी उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारा काम अब वहीं से होगा, क्योंकि ये गलत चीज हो रही है गौरव जी, हम लोग सबके साथ। घर खरीदारों के इन सवालों के जवाब मिलना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ गारे सीमेंट के मकान का मामला नहीं है। ये मामला है जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई का, सालों से घर की आस में बैठे परिवारों का, और उस उम्मीद का जिसके भरोसे लोग बिल्डर को अपनी जमा पूंजी थमा देते हैं। यहाँ बात इक्का दुक्का लोगों की नहीं, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगियों की है। जहाँ आलू प्याज के दाम बढ़ने पर सरकारें हिल जाती हैं, वहाँ जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगी हो तो सरकारें कैसे चुप बैठ सकती हैं? गौरव खोसला, जी मीडिया। और कैबिनेट ने सरकारी बैंकों के मर्जर को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके लिए कैबिनेट ने जीओएम का गठन किया है। वित्त मंत्री ने बताया है कि एक क्षेत्र के बैंकों का ही विलय होगा। उन्होंने कहा है कि एक जैसे एसेट क्वालिटी के बैंकों को प्राथमिकता दी जाएगी। वित्त मंत्री के मुताबिक बैंकों का मर्जर 4 आधार पर होगा। मर्जर के लिए सीआर को भी ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बैंकिंग कंपनी एक्ट के तहत मर्जर किया जाएगा और ब्रांच रिसोर्सेज पर फैसला बैंक का बोर्ड करेगा। जी बिजनेस के सूत्रों के मुताबिक विलय के बाद करीब 15 बैंक मर्ज हो जाएंगे और एसबीआई के अलावा 4 से 5 बड़े बैंक ही रह जाएंगे। The decision regarding creating strong and competitive banks would be solely based on commercial considerations. Such decision process must start from the boards of the banks. To facilitate consolidation amongst nationalized bank, alternate mechanism is being created to give an in-principle approval to the proposal of banks to propose a scheme of amalgamation. After in-principle approval, the banks will take steps in accordance with the law and the SEBI requirements. The final scheme will be notified by the central government in consultation with the Reserve Bank of India. पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने अपनी नई किताब आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म, रेटरिक एंड रिजॉल्व में इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से लेकर टॉलरेंस तक पर अपना पूरा पक्ष रखा है। किताब के पब्लिशर हार्पर कॉलिंस के मुताबिक राजन जब आरबीआई के गवर्नर बने उस वक्त रुपया गिर रहा था, महंगाई आसमान छू रही थी, करंट अकाउंट घाटा काफी बढ़ चुका था और विदेशी मुद्रा भंडार घट रहे थे। ऐसे में राजन ने ऐसा विजन पेश किया जो देश के न केवल ग्रोथ और स्थिरता के रास्ते पर ले गया, बल्कि निवेशकों के भरोसे को बहाल करने में भी योगदान दिया। आरबीआई गवर्नर के 3 साल के कार्यकाल में राजन ने कई दूरगामी और बोल्ड कदम उठाए हैं। राजन की किताब 4 सितंबर को लॉन्च की जाएगी। 500 और 2000 के नोट को खोलने के लिए जिस तरह से जो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, उससे अब आपको जल्द ही राहत मिलने वाली है, क्योंकि आरबीआई जल्द ही 200 रुपए का नोट जारी करने वाली है। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और हो सकता है कि 200 का यह नया नोट सितंबर के पहले हफ्ते तक आपके हाथ में आ जाए। कहीं ग्रे और पर्पल का कॉम्बिनेशन तो कहीं पूरी तरह हरे रंग में रंगा 200 का नोट। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें पिछले कई दिनों से वायरल हो रही हैं, लेकिन अब जल्द ही 200 का नोट आपके हाथ में पहुंचने वाला है। इन नोटों में से कौन सा असली है कहना मुश्किल है, लेकिन सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और सितंबर के पहले हफ्ते में ही 200 का असली नोट आपके पर्स तक पहुंच जाएगा।
छुट्टे की मुश्किल आसान करने के लिए सरकार 50 का नोट पहले ही बाजार में उतार चुकी है। यानी नोटबंदी के बाद इन 2 नए नोटों से आप रूबरू होने वाले हैं। दरअसल नोटबंदी के बाद देश में 500 और 2000 से छोटा सिर्फ 100 का नोट है। लेकिन जब भी आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, आपको आमतौर पर 500 और 2000 के नोट ही ज्यादा मिलते हैं और इसके बाद छोटे नोटों की मारामारी शुरू हो जाती है। इसीलिए आरबीआई को उम्मीद है 200 रुपए का नोट जारी होने से ये मारामारी खत्म हो जाएगी। दरअसल 2000 के नोट आने से एक बार फिर ब्लैक मनी और जमाखोरी की रिपोर्ट आ रही है। ऐसे में सरकार किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि उसके ब्लैक मनी रोकने की मुहिम को पट्टा लगे। लिहाजा चर्चा ये भी है कि सरकार 2000 के नए नोट छापना बंद कर चुकी है। कुल मिलाकर आपका वॉलेट पहले से ज्यादा रंग बिरंगा और हल्का हो जाएगा। इससे पहले जो 2000 और 500 रुपए के नए नोट आए हैं वो भी काफी रंगीन थे और वजन में हल्के भी। लेकिन अब जो 50 और 200 रुपए के नए नोट आ रहे हैं ये भी काफी रंगीन है और वजन में हल्के भी। कुल मिलाकर अब जो भी नए नोट आएंगे उनका वजन पहले से हल्का और साइज में छोटा होगा। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर साफ किया है कि 2000 रुपए के नोट को बंद करने को लेकर सरकार में कोई चर्चा नहीं है। 2000 रुपए के नोट का क्या होगा? क्या सरकार की कोई प्लानिंग है उसको बंद करने की या फेज आउट करने की? क्योंकि इसको लेकर बहुत ऐसी कोई चर्चा नहीं सुनी। अश्विनी लोहानी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं। सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। फिलहाल एयर इंडिया के चेयरमैन हैं अश्विनी लोहानी और हादसे के बाद आज ही अशोक कुमार मित्तल ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अश्विनी लोहानी दिल्ली डिवीजन के डीआरएम, नेशनल रेल म्यूजियम के निदेशक, रेल अल्टरनेट फ्यूल्स के सीईओ रह चुके हैं। लोहानी 4 इंजीनियरिंग डिग्री भी ले चुके हैं। पिछले 5 दिन में हुए 2 बड़े रेल हादसों और लगातार बढ़ते दबाव के बीच रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस्तीफे की पेशकश की है। सुरेश प्रभु ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। हालांकि उनका इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा है। दरअसल यूपी के खतौली में हुए उत्कल एक्सप्रेस के हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि आज हुए कैफियत एक्सप्रेस के हादसे में करीब 74 लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद इस्तीफे की पेशकश की गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस मसले पर कहा है कि नैतिक जिम्मेदारी लेना अच्छी बात है और सुरेश प्रभु की गुजारिश पर पीएम फैसला लेंगे। उधर पूर्व रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि पीएम को इस्तीफा स्वीकार कर लेना चाहिए। Well, accountability is a good system in government. सर, मैं लक्ष्मण CNBC आवाज से। No, the Prime Minister will take a decision on whatever request the Railway Minister has made. मैं सोचा था कि सुरेश प्रभु जी बड़े सेंसिटिव आदमी हैं और वो इमीडिएटली स्टेप्स लेंगे, लेकिन वो हो नहीं सका। अब बाद में उन्होंने सोच समझ के इस्तीफा दिया है, तो अब मोदी जी को एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्होंने रियलाइज किया कि ये हम सुधार नहीं सकते, बेटर टू क्विट। जब उन्होंने खुद ही होकर राजीनामा दिया तो इमीडिएटली इसको मोदी जी एक्सेप्ट करना चाहिए। और जीएसटी से रिटेलर्स को क्या फायदा हुआ है और जीएसटी फाइलिंग में क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, इसी को लेकर जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह ने आनंद लाइफस्टाइल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एस कानन से खास बातचीत की। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है अरविंद लाइफस्टाइल ब्रांड्स के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एस कन्नन। सर, सबसे पहले मैं अब यही समझना चाहूँगा, जीएसटी लागू हुए करीबन 2 महीने होने आए हैं। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज था सब रिटेलर्स के लिए कि वो फाइलिंग करने का, तो उस फ्रंट पे आप कितना आगे बढ़ गए हैं? फाइलिंग हो गई है और क्या उसमें कुछ चुनौतियाँ आई, कुछ चैलेंज आए? Yeah, we did have a sort of a challenge in the filing in the last week, but fortunately we were able to overcome because it's a summary return which was filed. But we do hope that in the next phase, when we start filing the return with the documents, problem hona nahi chahiye. So we are expecting that GST network robustness will be tested out in the next few weeks by the authorities, so that dealers, especially the channel partners, do not have that problem of filing with the documentation.
और अभी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है इन्फोसिस को लेकर है। नंदन नीलेकनी ने अपना जो उनका अमेरिका दौरा था, कहा जा रहा है उसको रद्द कर दिया है। वो 2 महीने के लिए अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम है और जो खबरें जिस तरह से आ रही हैं उसके बीच उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया है। ऐसे में इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि उन्हें इन्फोसिस की कमान सौंपी जा सकती है। और जी बिजनेस जिस तरह से एक्सक्लूसिव बातचीत में भी लगातार आपको बता रहा है कि इन्फोसिस के पूर्व CFO वी बालकृष्णन ने जब आज हमसे सुबह बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन्फोसिस के पूर्व दिग्गज कंपनी में वापस आ सकते हैं और माना जा रहा है कि नंदन नीलेकनी को CEO बनाया जा सकता है। खबर यह भी है कि इन्फोसिस बोर्ड के 4 सदस्यों से इस्तीफा मांगा जा सकता है। तो जिस तरह से डेवलपमेंट्स तेजी से हो रही हैं और काउंटर अटैक हो रहे हैं और उसके बीच में जिस तरह से ये जो ओरिजिनल टीम है उनकी तरफ से जो आज बातचीत हुई उसमें अभी बताया जा रहा है कि नंदन नीलेकनी का जो नाम सामने आ रहा था कि उनको कमान सौंपी जा सकती है, जिम्मेदारी दी जा सकती है इस मुश्किल दौर में। और उस बीच उन्होंने जो उनका बाहर का दौरा था, अमेरिका जाने के जो उनके प्लान्स थे, उसको उन्होंने फिलहाल रद्द कर दिया है। तो और जी बिजनेस के साथ जब बातचीत की थी बालकृष्णन ने, तो उन्होंने क्या एग्जैक्टली कहा था इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो खींचतान चल रही है, आइए उसको एक बार फिर सुनते हैं। It's right now speculative. I don't know whether they reached out to Nandan. Nandan earlier said he is not interested in coming back. So it's all speculative at this point of time. But if the speculation is true and if he comes back, that will be very good for all the stakeholders of the company. Because today what has happened in the company is the board has let down his investors. So we need serious restructuring of the board. We need a face who can come and head the board and give confidence to all the stakeholders. So if Nandan comes back, that will be a very good news for all the stakeholders. I fully agree with you. What has happened in Infosys is the governance failure. The board has to take responsibility. And the board, if they address all the governance issues at the right time, probably will not be facing this situation at all. So without proper governance, I don't think any company can succeed, even if you are the greatest of the CEO. So I think first you have to fix the governance issues. Probably they'll be able to attract a good CEO and they should be able to move on. The immaturity of the board. I think the board doesn't have people who understand the complexity of running a large, complex global organization. That is the reality. So I think if the board has applied the mind and addressed all the issues on time, we will not have come to this situation. I think, see, if you look at the interview given by the co-chairman to one of the business channel, he said the performance of the CEO in the last 1 year is not that great and we are going to review it in October. I mean, that is the reason why the CEO has left. And you can't blame the founders for your inactions. So what the board has done is, they, in order to hide their failures, they have just blamed the founder and told him that is the reason for all the mess. That is not true. I think the board has not risen to the occasion. That is why I'm saying that they should take the responsibility and we need to restructure the board. See, we will all do what is right for Infosys because we all love it in institution. We have both financial and emotional investment in the company. We'll all do what is right for the company. That right at this point of time, some people are willing to come back, some people are not willing to come back. I think it's all evolving. Let's see what happens. और आइए अब हम रुक करते हैं निश्चिता का। मेरे सहयोगी बेंगलुरु से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। निश्चिता, ये बताएं जिस तरह से इन्फोसिस में जो क्राइसिस जिस तरह से हुआ है और संकट काफी गहराया हुआ है, उसके बीच में जिस तरह से आज बालाकृष्णा ने जो मॉर्निंग में जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की और जो सिग्नल्स और जो संकेत दिए थे नंदन नीलेकनी को जो कमान दी जा सकती है, उसमें अब अपडेट शाम होते हुए ये खबर ये आ रही है, उनका जो यूएस ट्रिप था 2 मंथ्स के लिए वो जाने वाले थे, उसे रद्द कर दिया गया है। इसको किस रूप में देखा जाए खबर, और उस पर नंदन के प्लान जो ओवरसीज के थे उसको चेंज किया गया? बिल्कुल, कल वो एक इवेंट को भी अटेंड करने वाले हैं, ये बताया गया है। ये आईटी रिलेटेड इवेंट है। नंदन नीलेकनी एक मीडिएटर के तौर पे, उनका रोल एक मीडिएटर था आज तक, लेकिन आज जो न्यूज आगे आया है कि शायद वो टेक ओवर कर सकते हैं पोजीशन को, सीईओ के पोजीशन को इन्फोसिस से। इससे बस कंपनी के अंदर ही नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट में भी हम इसका इफेक्ट देख सकते हैं। नंदन नीलेकनी एक मिडिल ग्राउंड ऑलमोस्ट बोल सकते हैं। नारायण मूर्ति टेक ओवर नहीं कर सकते थर्ड टाइम, क्योंकि हमने देखा है बोर्ड और नारायण मूर्ति के बीच में रिलेशनशिप कितना बिगड़ गया है।
लेकिन हम नंदन निलेकनी को एक मिडिल ग्राउंड जैसे देख सकते हैं। और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं बस कंपनी के अंदर ही नहीं, पूरे सिस्टम में, पूरे IT इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन जैसा हुआ है, नंदन निलेकनी ने उसका ट्रैक रखा है, वो अभी भी रेलेवेंट है। वो ट्रेडिशनल बैक एंड IT सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में ही स्टकअप नहीं हुए हैं। इन्होंने ऑटोमेशन का भी स्टडी किया है और सारा डिजिटाइजेशन जो आज हम भारत में देख रहे हैं इसका भी ये एक पायलट जैसे है, क्योंकि इन्होंने ही UIDAI को पहले चेयर किया था। जी, ये भी बता सकें जिस तरह से बोर्ड ने, हमने देखा है, फाउंडर्स के ऊपर अटैक किया था और जो लैंग्वेज जो यूज की गई है काफी उसमें हार्ड हिटिंग लैंग्वेज जो यूज की गई थी, उसके बाद अब ये जो घटनाक्रम जिस तरह से हो रहा है, बताया ये भी जा रहा है कि बोर्ड के कुछ मेंबर्स का रिजिग्नेशन भी होगा। कुछ अपडेट उस पर? हाँ, कई क्वार्टर से ये क्वेश्चन आया था जब विशाल सिक्का ने क्विट किया था, तो ये सवाल पूछा था कि इशू गवर्नेंस का था। मूर्ति ने कभी भी ये नहीं बताया कि विशाल सिक्का का परफॉर्मेंस बुरा है। मूर्ति ने हर बार ये बताया कि गवर्नेंस का इशू है। तो जब गवर्नेंस का इशू आता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू, तो बोर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है, बोर्ड लायबल होता है। कभी भी बहुत से लोगों ने ये प्रश्न उठाए थे कि क्यों बोर्ड के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन स्टेप डाउन नहीं कर रहे, क्यों विशाल सिक्का को जैसे एक स्केप कोट जैसा बनाया जा रहा है। जो भी डिसीजन मूर्ति को प्रॉब्लम था उस डिसीजन में बोर्ड ही बहुत इन्वॉल्व था, ताकि वो पनाया डील हो या राजीव बंसल का सेवरेंस पैकेज हो, ये सभी इश्यूज में बोर्ड भी इन्वॉल्व था। तो क्यों विशाल सिक्का को एक स्केप कोट जैसे बनाया था, ये प्रश्न पूछा गया। तो शायद इसी सवाल का हम इफेक्ट देख रहे हैं और ये न्यूज आगे आती देख रहे हैं कि शायद 4 बोर्ड मेंबर्स भी स्टेप डाउन कर सकते हैं। लेकिन ये कंपनी के लिए बहुत बुरी न्यूज है, बहुत बुरा न्यूज है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का इमेज एक बहुत बड़ा हिट ले चुका है। हमने देखा स्टॉक मार्केट में कैसा इफेक्ट हुआ था फ्राइडे को और मंडे को, और अगर बोर्ड मेंबर्स 4 लोगों ने स्टेप डाउन किया और उन्हें निकाल दिया गया फोर्सफुली, तो हम कंपनी का इमेज और डैमेज होते देख सकते हैं। अच्छा, अब ये भी बताएं, बात ये हो रही थी जैसे जो अटैक नारायण मूर्ति पर किया गया वो इससे काफी डिस्टर्ब रहे। उन्होंने कहा मैं सही समय पर सही प्लेटफॉर्म पर जवाब दूंगा। उनके कुछ कॉन कॉल की भी बात थी जो नहीं हो पाई। क्या लग रहा है कब वो अपना वर्जन रख सकते हैं? हाँ, वो अभी तो वो इन्वेस्टर्स को रीच आउट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स बस डरे हुए नहीं, बस कंफ्यूज ही नहीं, बहुत इरिटेटेड लॉस भी हो चुके हैं। क्योंकि हमने देखा कि करीबन 34,000 करोड़ रुपीस मार्केट में लॉस हुआ है विशाल सिक्का के स्टेप डाउन करने से। और कई बोर्ड मेंबर्स ने ओपनली नारायण मूर्ति के अगेंस्ट बात किया है। जैसे फॉर्मर डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो थे ओमकार गोस्वामी करके, इन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है नारायण मूर्ति को, ये बताते हुए कि उनकी वजह से बस विशाल सिक्का का इमेज ही नहीं, पूरे इन्फोसिस का इमेज घटता जा रहा है। तो इसी के कारण NR नारायण मूर्ति इन्वेस्टर्स को रीच आउट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। हम ये अभी सेटअप बस नारायण मूर्ति से ही नहीं, कंपनी के बोर्ड से भी देख रहे हैं। रवि वेंकटेशन जो है वो एक कंट्री वाइड टूर करने वाले हैं इन्वेस्टर से फेस टू फेस बात करने के लिए। लेकिन आज का मीटिंग कॉन कॉल जो है कैंसिल हो गया, क्योंकि नारायण मूर्ति ने बोला उनका हेल्थ उतना अच्छा नहीं है और उसे 29 अगस्त को पोस्टपोन कर लिया गया। तो इसके बैकड्रॉप में हम देख रहे हैं कि शायद नंदन निलेकनी टेक ओवर कर सकते हैं। तो क्या नारायण मूर्ति उसका वेट कर रहे हैं, उस बिग डिसीजन का वेट कर रहे हैं, उसके बाद वो कौन कॉल करेंगे, ये हमें देखना है। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। तो जैसे जी बिजनेस के साथ खास बातचीत में बालाकृष्ण ने बताया था कि नंदन निलेकनी की वापसी हो सकती है और उनको कमान सौंपी जा सकती है। शाम होते होते खबर अब ये आ रही है कि नंदन निलेकनी के जो प्लान्स थे यूएस जाने के 2 महीने के लिए, उन्होंने वो रद्द कर दिए हैं। इस खबर पर हमारी नजर है, हम आगे भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।